हाय एवरीवन। अभी तक हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में जो भी पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है कि जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट डालते हैं तो जिस फंक्शन के अंदर भी डाला जाता है एज एन आर्गुमेंट दूसरा फंक्शन, उस फंक्शन को बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। और जिस फंक्शन को डाला जाता है उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। ये हो गया हायर ऑर्डर फंक्शन का एक एग्जाम्पल। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल हायर ऑर्डर फंक्शन का होता है जब किसी फंक्शन से एक दूसरा फंक्शन जब हम रिटर्न करते हैं तब भी हम उस फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं, जो फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। और जो फंक्शन रिटर्न हुआ है उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, लेकिन उसके पास कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। उसके पास क्लोजर हो सकता है, ठीक, मतलब 100% ऑफ द केसेस में नहीं रहेगा, लेकिन कुछ केसेस में उसके पास क्लोजर्स रहता है। तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर HTML है और फिर जावास्क्रिप्ट उससे कनेक्टेड है, और जावास्क्रिप्ट में मैंने 6 लाइंस ऑफ कोड लिखा है। इसमें मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, A और B, और फिर ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ A+B। अब इसको अगर मैं कॉल करता हूँ ADD, मतलब यानी कि ऐड को अगर मैं कॉल करता हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम डीबगर लगा दें, ये कंसोल लॉग जस्ट पहले मैं डीबगर अगर लगा देता हूँ तो यहाँ पर आके हमारा कोड रुक जाएगा, अटक जाएगा, और फिर मुझे ये दिखेगा कि लाइन नंबर 5 पर जब हमारा जावास्क्रिप्ट का जो भी इंजन पहुँचा है तो उस लाइन नंबर 5 पर कितने स्कोप है, मतलब स्कोप के अंदर क्या क्या है। यहाँ पर अभी हम हैं तो अभी ये स्कोप के अंदर क्या है और कॉल स्टैक के अंदर क्या है, तो कॉल स्टैक के ऊपर अभी हम ध्यान नहीं देते हैं, स्कोप के ऊपर ध्यान दो। देखो ये स्कोप के अंदर 3 चीज़ें हैं और यहाँ पर हम केवल इसके थ्रू नहीं देख सकते हैं, केवल यहाँ पर आके स्कोप वाले टैब में केवल यही एक तरीका नहीं है, इसके अलावा भी दूसरा तरीका है। हम ऐड को console.dir कर सकते हैं। अगर हम console.log करें ऐड को तो हमें एकदम ऐसे ही टेक्स्ट की तरह मिल जाएगा। ये मैं डीबगर यहाँ से हटा देता हूँ और मैं एक बार रिलोड करता हूँ और कंसोल में आके देखते हैं तो हमें एकदम से ऐसा जैसा हमने क्रिएट किया था फंक्शन एकदम वैसे ही मिल गया है। तो अब इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है, जो हमने लिखा है वही यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो हम console.log नहीं console.dir करेंगे। console.dir करने से उसके ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में प्रिंट करता है, जो भी फंक्शन है बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट है उसमें की वैल्यू पेयर्स हैं, तो उसको की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके ऊपर अगर हवर करते हैं तो हमें वही दिखेगा जो हमने कोड लिखा है, लेकिन इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो कुछ और प्रॉपर्टीज दिखेंगी, जैसे कि लेंथ दिख रहा है, हमें नेम दिख रहा है, इस फंक्शन का जो नाम है वो ऐड है, और फिर प्रोटोटाइप, ये सब हम इग्नोर कर सकते हैं। और ये यहाँ पर फंक्शन लोकेशन दिखा रहा है कि script.js पर ये फंक्शन लाइन नंबर 4 पर है। ये यहाँ पर हमें कहीं भी स्कोप नहीं दिख रहा है, कुछ भी अगर ओपन करके देखने की कोशिश करो तो हमें स्कोप नहीं दिखेगा, वही वाला स्कोप जो कि हमें यहाँ पे दिखा था। अभी 3 चीज़ें हमें दिखी थी, एक लोकल, एक स्क्रिप्ट। वीडियो को बैक कर लेना जब यहाँ पर हमने पॉज किया था डिबगर, एक बार, नहीं तो बैक नहीं करते हैं हम, यहाँ पे सीधा वो कर देते हैं ऐड। अगर करते हैं ऐड, ये क्या कर दिया मैंने, तो अभी अटक जाएगा मेरा प्रोग्राम, बच गया। हाँ, ये ऐड को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ तो और फिर यहाँ पे डिबगर लगा देते हैं इस तरह से। अभी इसके पहले मैंने डिबगर लिख के लगाया था, इस बार मैं ब्रेक पॉइंट का यूज़ करके डिबगर लगाता हूँ और मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे ये स्कोप के अंदर 3 चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन console.dir जब हमने किया है तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार मैं इसको हटा के एक बार फिर से Ctrl+R करता हूँ यानी कि रीलोड, यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो पहले दिखता था, क्रोम के पुराने वर्जन में पहले ऐसा दिखता था, जैसे प्रोटोटाइप लिखा है ना, ऐसे डबल स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर स्कोप से लिख के आता था। सितंबर 2022 में मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लोजर्स के ऊपर। क्लोजर अगर गूगल पे जाके, गूगल नहीं यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे अनुराग सिंह प्रो कोडर और फिर यहाँ पर क्लोजर अगर लिख दोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी। यहाँ पर ये सितंबर 2022 में एक वीडियो मैंने बनाई थी, ये देखो यहाँ पर डेट लिखा होगा, ये 17 सितंबर 2022। तब उस टाइम पर ये देखो यहाँ पर स्कोप्स दिख रहा है, ये फंक्शन लोकेशन, प्रोटोटाइप और फिर उसके नीचे ये स्कोप। एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो, ये जब भी हम किसी फंक्शन को console.dir करते हैं
तो अभी केवल हमें ये दो चीज़ें दिख रही हैं। अगर हम अपने वाले पे आ जाएं, कहाँ गया हमारा, एक मिनट, ये है हमारा वाला। अभी हमें ये दोनों चीज़ें, प्रोटोटाइप दिख रहा है और ये फंक्शन लोकेशन दिख रहा है। हमें स्कोप्स वाला स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, जो कि हमें पहले दिखता था। तो अब हम क्या करें, हमें ये देखने के लिए हमें क्रोम का पुराना वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि सितंबर 2022 या उससे पुराना हो। उसके बाद में कभी बीच में आके इन लोगों ने हटा दिया, क्रोम वालों ने, पता नहीं क्यों ऐसा डिसाइड कर लिया। मेरे हिसाब से तो उसको हटाना नहीं चाहिए था, काफ़ी यूजफुल चीज़ था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ ऑल वर्जन्स ऑफ क्रोम, तो यहाँ पर हमें क्रोम के सारे वर्जन मिल जाएंगे और हमें सितंबर 2022 से पुराना कोई डाउनलोड करना है। तो अप टू डाउन ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे अगर हम चले जाते हैं, यहाँ पर हम अगस्त 2022 का कर लेते हैं। ये अगस्त, ये तो अप्रैल हो गया, ये है अगस्त 2022। इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो इसको मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं इंस्टॉल करके बता देता हूँ। अगर आप ये देखो, ये हमारा नया वाला क्रोम है, जो कि अभी बाद में मैंने इंस्टॉल किया था। ये हमारा नया वाला क्रोम है जिसको भी मैंने डाउनलोड किया है, जो कि बाद में हम फिर से इसको अपडेट कर देंगे इसका यूज़ करके। लेकिन ये हमारा पुराना वाला है। तो अगर हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, बोलेगा कि ये ऑलरेडी तुम्हारे पे अपडेटेड वर्जन है, तो तुम पुराने में क्यों जाना चाह रहे हो। ये ऐसा भी एरर दे देगा। तो हमें क्या करना है, ये बोलेगा कि अनइंस्टॉल कर दो, फिर से इंस्टॉल करो। तो हम वही करेंगे, एक बार देख लेते हैं। देखो, कनेक्टिंग टू इंटरनेट है, अभी एरर दे देगा ये। तो ये इसने यहाँ पे एरर दे दी है कि दिस कंप्यूटर ऑलरेडी हैज़ अ मोर रिसेंट वर्जन ऑफ क्रोम, यानी कि ज़्यादा अपडेटेड वर्जन है, तो क्यों पुराना वर्जन इंस्टॉल कर रहे हो। तो फिर आगे यहाँ पे लिखा है, अगर तुम्हें करना ही है तो अनइंस्टॉल कर दो जो एग्जिस्टिंग है, फिर इसको इंस्टॉल करो। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और अपना वाला क्रोम अनइंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रोम, और फिर इसको अनइंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करो, यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दोगे। फिर क्रोम के अंदर यहाँ पर एक दूसरी विंडो आएगी, वहाँ पे भी क्रोम तुम्हें ढूंढना है और राइट क्लिक करना है उस पर, फिर से अनइंस्टॉल करना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। तुम्हारे में कंटिन्यू का बटन आएगा, या तो सीधा यही विंडो हो सकती है आ जाए। अब ये विंडो यहाँ पे जो भी आ रही है, हो सकता है रिकॉर्डिंग में ना दिखे। यहाँ पर यस नो पूछ रहा है, तो मैं यस कर देता हूँ। अब ये बोल रहा है कि अभी ये अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, क्योंकि हमने क्रोम के कुछ विंडोज़ को खोल रखा है, मतलब क्रोम के कुछ इंस्टेंसेस रन हो रहे हैं। तो हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं जितने भी क्रोम के इंस्टेंसेस रन हो रहे हैं। तो मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ, फिर से अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो मैं कंटिन्यू करूँगा, फिर यहाँ पर यस नो पूछ रहा है, मैं यस कर देता हूँ वो, और फिर यहाँ पे देखो अनइंस्टॉल हो गया। ये हमें ब्राउजिंग डेटा डिलीट नहीं करना है। अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमें सब कुछ एकदम फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम केवल अनइंस्टॉल कर देते हैं, ब्राउजिंग डेटा डिलीट नहीं करेंगे, ताकि हम दोबारा से जब इंस्टॉल करें तो एकदम सही से काम करे वो, मतलब तुरंत ही सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो वो अनइंस्टॉल कर दिया हमने। अब हम पुराना वर्जन इंस्टॉल करेंगे। ये पुराना वर्जन जो भी डाउनलोड किया हमने, ये नया वाला है, ये पुराना वाला है। आपके में पुराना वाला ही होगा केवल, तो ये पुराना वाला इंस्टॉल कर लो और यस कर दो। तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब मैं अपना अकाउंट खोलता हूँ यहाँ पे, और मैं अगर अब यहाँ पर देखो, ये कोने में तो अपडेट का बटन आ रहा है। अभी हमें अपडेट नहीं करना है, एक बार हम स्कोप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई ऐसा चीज़ पढ़ना होगा जो कि पुराने वर्जन में था और नए वर्जन में नहीं है, तो हम पुराना वर्जन इंस्टॉल करेंगे इस तरह से, ताकि हम वो देख सकें। तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट टी अगर करता हूँ, तो जितने भी मेरे पुराने क्लोज्ड टैब्स थे वो सारे आ जाएंगे। अब इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर लेना लिंक से, नहीं तो गूगल सर्च करके भी डाउनलोड कर लो, एकदम सिंपल है। यही वाला कोई भी 2022 से पुराना, सितंबर 2022 से पुराना कोई भी वर्जन कर लो। तो मैंने अगस्त वाला कर लिया है, और सितंबर वाला भी हो सकता है काम करे। अब ये हमारा जो एक्चुअल हमारा विंडो था वो वाला भी है यहाँ पे, इसको मैं डार्क मोड में कर देता हूँ। एक बार हम रिलोड करते हैं, तो अब अगर देखोगे, अब अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ये देखो स्कोप्स वाला आने लगा है यहाँ पे। अभी तक केवल प्रोटोटाइप और फंक्शन लोकेशन आ रहा था कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट में, कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स में, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रहा था। लेकिन अब स्कोप्स वाला भी हमें आने लगा है, यहाँ पे दिखने लगा है। अब इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पर लोकल नहीं दिख रहा है, उसके अलावा में ग्लोबल दिख रहा है और स्क्रिप्ट दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिबगर लगा देते हैं, तो जब हम स्कोप्स के अंदर जाएंगे तो हमें लोकल भी दिखता है। तो एक बार मैं डिबगर हटा देता हूँ,
अभी तक तो हमने कुछ भी नया नहीं सीखा, अभी तक हमने रिटर्न भी नहीं किया है कोई भी फंक्शन के अंदर से फंक्शन। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ पेरेंट नाम से, और मैं ये जो ऐड को कॉल कर रहा हूँ इसको भी रिमूव कर देता हूँ। मैं करता हूँ पेरेंट फंक्शन, फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा पेरेंट के नाम से, और इसके अंदर से मैं रिटर्न करवाता हूँ ये वाला फंक्शन। इसके अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पेरेंट के अंदर भी एक ऐड फंक्शन, वही मैंने कट करके पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैं रिटर्न करवाता हूँ एक ऐड नाम से फंक्शन। क्या मैंने किया, ऐड नाम से एक फंक्शन को रिटर्न करवा दिया है। तो अब क्या होगा, जहाँ भी हमारा पेरेंट नाम से फंक्शन ये कॉल होगा, जब भी हम पेरेंट फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर मैं यहाँ पर, अब ये ऐड तो डिफाइन है नहीं ग्लोबल में, हम यहाँ पे ग्लोबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर आएगी। ये एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ और कंसोल में जाएंगे तो ऐड इज़ नॉट डिफाइंड। ये ऐड क्योंकि इस पेरेंट के अंदर चला गया है, तो अभी इसका स्कोप केवल इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक है, यानी कि पेरेंट के अंदर ही है। पेरेंट के अंदर हम ऐड को यूज़ कर सकते हैं, पेरेंट के बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इस ऐड को मैं हटा देता हूँ, इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब यहाँ पर अगर हम पेरेंट को कॉल करते हैं तो पेरेंट को कॉल करने पर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हमारा रिटर्न वैल्यू होता है। और रिटर्न हमने क्या किया है, ऐड नाम से फंक्शन, जिसे हम कॉल करके एंटर करेंगे हमें पूरा एक फंक्शन मिल जाएगा, है ना। तो ये तुम ऐसा समझ सकते हो, जो पेरेंट है ये पूरा रिप्लेस होके ये चीज़ बन जाएगा, है ना। पेरेंट फंक्शन कॉल होगा और उसके जगह पर जो भी कॉल की वैल्यू है वो बन जाएगा ये रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या है, हमारा ऐड फंक्शन। अब मैं एक अगर वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट ए, बस ए नाम से एक ए नाम से ऑलरेडी वेरिएबल है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐड 1 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ पेरेंट को कॉल। तो जैसे ही मैं पेरेंट को कॉल करूँगा, ये पेरेंट कॉल होगा, पेरेंट के अंदर कितना भी कोड हो वो सब कुछ रन होगा, फिर रिटर्न वैल्यू जैसे इनकाउंटर होगी, ये इसके जगह पर ये पूरा ऐड फंक्शन आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर अगर हम डिबगर लगाते हैं, यहाँ कहीं डिबगर लगाते हैं और एक बार रीलोड करते हैं, तो देखो फंक्शन को अगर पेरेंट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये देखो पेरेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है ऐड। हम सेलेक्ट कर रहे हैं पेरेंट के कॉल को, अगर केवल इतने पेरेंट को सेलेक्ट करोगे तो दिखाएगा पेरेंट, लेकिन पेरेंट को कॉल, पेरेंट के ब्रैकेट को लेके सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा ऐड। उसका स्कोप भी दिखा रहा है जो भी हमने वहां पे देखा था। तो इसका मतलब अगर हम पेरेंट को कॉल करते हैं तो इतना पूरा चीज रिप्लेस होके, इतना पूरा चीज कितना, ये जो यहाँ पे सेलेक्ट है, इतना पूरा रिप्लेस होके ये ऐड फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐड फंक्शन आ जाएगा, सही बात है, एकदम सही चीज है। ऐड यहाँ पे आ गया है। अब ये ऐड हमने ऐड 1 वेरिएबल में सेव कर लिया है। अब ऐड 1 में जब सेव किया है तो उससे क्या होगा, हम ऐड 1 को कॉल या console.dir कर सकेंगे। console.dir करते हैं ऐड 1। अब यहाँ से मैं डिबगर हटा देता हूँ, तो console.dir होगा ऐड 1 हम कर रहे हैं, लेकिन ऐड 1 के अंदर ऐड फंक्शन ही तो है। यहाँ पर हवर करोगे तो देखो ऐड, अब ये कहाँ से आया है, हमने ये बड़े वाले फंक्शन से, पेरेंट वाले फंक्शन से रिटर्न कर दिया है। अब ये हमारा जो पेरेंट फंक्शन है ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन बन चुका है। हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे होता है, या तो वो एक फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट ले या तो एज अ वैल्यू रिटर्न करे। तो यहाँ पर हम रिटर्न करवा रहे हैं दूसरे फंक्शन को, तो पेरेंट हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने हायर ऑर्डर फंक्शन का दूसरा एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन इसके साथ बहुत चीजें आती हैं, वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी देखो हमने रिटर्न किया है और यहाँ पर ये देखो ये सब कुछ वैसे ही आ रहा है जैसे ये बाहर था। हमें स्कोप्स भी दिख रहा है और स्कोप के अंदर हमें स्क्रिप्ट और ग्लोबल भी दिख रहा है। तो अभी सब कुछ नॉर्मल है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम ये जो दोनों वेरिएबल है इसको हम पेरेंट के अंदर रखते हैं, हम क्या करते हैं, पेरेंट के अंदर रखते हैं, तो तुम इमेजिन करो क्या होगा, हम ये पेरेंट फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। इसका जो भी स्कोप है वो क्रिएट होगा, उसके स्कोप के अंदर मतलब एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, फिर उसका एक स्कोप क्रिएट होगा, उस स्कोप के अंदर ए और बी नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा। अब जैसे ही रिटर्न कीवर्ड एनकाउंटर करेगा हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा, और जब फंक्शन खत्म होता है उसका पूरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाता है और उसका स्कोप भी खत्म हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट हुए थे वो सब कुछ डिलीट हो जाएंगे। लेकिन इस केस में नहीं होगा। इस केस में कैसे नहीं होगा,
चलो हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम अभी हमने क्या किया है, ये दोनों वेरिएबल्स को बाहर से उठाकर इस पेरेंट के अंदर हमने डाल दिया है। तो अब क्या होगा, अगर हम रिलोड करते हैं तो ये ऐड को एक्सपेंड करेंगे और स्कोप्स को देखेंगे तो यहाँ पर 3 स्कोप दिखा रहा है। अब 3 में तीसरा क्या है, ये क्लोजर है। ये क्लोजर है जो कि इसने पेरेंट वाले फंक्शन के साथ फॉर्म किया है। तो ये क्लोजर क्या होता है, तो क्लोजर समझ लो कि जब हम किसी भी पेरेंट के अंदर कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और उसको हम अपने चाइल्ड फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। अगर हम यूज ना करें, जैसे कि मैं बी को नहीं यूज करता हूं इस केस में, मैं केवल ऐड के अंदर ए को यूज करता हूं, तो वहां पर क्लोजर के अंदर अभी ए और बी दोनों आया था, इस बार केवल ए आएगा जिसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये केवल ए आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फिर से कर देता हूं बी, तो यहाँ पर ए और बी दोनों आ जाएगा। ये देखो ये ए और बी दोनों आ गया है। तो ये क्लोजर क्या होता है, जब भी हम किसी भी पेरेंट फंक्शन से, अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन आउटर फंक्शन समझ लो, आउटर फंक्शन से इनर फंक्शन को रिटर्न करते हैं और उस आउटर फंक्शन के कुछ वेरिएबल्स को, जैसे कि हमने इसके 2 वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज किया है, और भी वेरिएबल्स अगर होते लेकिन हम ना यूज कर रहे होते तो वो क्लोजर में नहीं जाता। तो जब हम किसी भी वेरिएबल को, आउटर फंक्शन के वेरिएबल को इनर फंक्शन में यूज करते हैं और फिर उस आउटर फंक्शन से हम उस इनर फंक्शन को रिटर्न करवा देते हैं, जैसे कि इस केस में हमने ऐड को रिटर्न करवाया है, तो केवल वो फंक्शन रिटर्न नहीं होता है, उसके जितने भी वेरिएबल्स को हमने यूज किया है वो सारे वेरिएबल्स भी रिटर्न हो जाते हैं उसके साथ। तो अब देखो यहाँ पर इसके साथ स्कोप्स वाले ग्रुप में 2 और एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं। ऐड मतलब ये ए और बी जो कि हमें ये पेरेंट फंक्शन से मिली है, तो मेमोरी में कहीं भी क्रिएट हुआ होगा ए और बी, तो आइडियली इसको डिलीट हो जाना चाहिए। जो अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता जिसके अंदर से हम फंक्शन ना रिटर्न कर रहे होते, हम केवल ऐसे ही कुछ कर रहे होते, तो ये डिलीट मतलब मान लो हम ऐड कुछ भी रिटर्न कर रहे होते, कोई स्ट्रिंग कोई नंबर रिटर्न कर रहे होते, तो मेमोरी से हमारे डिलीट हो चुका होता। लेकिन क्योंकि हम ये रिटर्न कर रहे हैं ऐड, और ऐड यूज कर रहा है ए बी को, तो हमारी मेमोरी में ये एकदम से रखा रहेगा और ये हमारे इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो इस वेरिएबल में केवल और केवल ये फंक्शन ऐड फंक्शन नहीं आया है ना। अगर हम यहाँ पर हवर करके देखें तो हमें उतना ही दिखेगा। देखो हम हवर कर रहे हैं तो एक छोटी सी विंडो आ रही है और उसमें लिखा है फंक्शन ऐड, और फिर जितना हमने लिखा है उतना ही है, लेकिन केवल उतना ही नहीं आता है, एक्चुअल में उसके साथ उसका स्कोप भी आ जाता है। और स्कोप के अंदर क्लोजर, अगर हमने पेरेंट के कुछ वेरिएबल्स को यूज किया है तो क्लोजर भी फॉर्म हो जाता है। अगर मैं एक और, मान लो मैं क्या करता हूं, इन सब को एक और फंक्शन के अंदर रखता हूं। मान लो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं आउटर, उसके अंदर मैं पेरेंट रख देता हूं। और अब यहां पर हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए, क्योंकि यहां पर अब हमें ग्लोबल के अंदर पेरेंट का एक्सेस नहीं है, ग्लोबल के अंदर हमें बस केवल आउटर का एक्सेस है। तो पेरेंट का एक्सेस कहां पे है, पेरेंट का एक्सेस है यहां पर आउटर के अंदर। तो अब ये कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है तो तुम थोड़ा सा रेस्ट दो माइंड को, और इसके बाद तुम जाके वो क्लोजर वाली वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करना अनुराग सिंह प्रो कोडर और ऐसे क्लोजर लिख देना, तो ये मेरी वीडियो आ जाएगी ये क्लोजर वाली, और इस वीडियो को देख लेना। इसमें मैंने केवल क्लोजर ही बताया है इन डेप्थ। तो क्लोजर समझने के लिए बहुत कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए, जो कि हमने अभी तक एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। हमने ये भी देख लिया फंक्शन के अंदर फंक्शन को कैसे रिटर्न करते हैं, हमने स्कोप्स भी देख लिया, हमने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी देख लिया, हमने बेसिकली एवरीथिंग देख लिया जो कि क्लोजर समझने के लिए चाहिए। तो अब तुम एकदम रेडी हो ये वीडियो देखने के लिए। ये एक एडवांस जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाली हैं। यहाँ पर अगर प्लेलिस्ट में आ जाओगे तो यहाँ पर कहाँ गया एडवांस जावास्क्रिप्ट, मुझे दिख नहीं रही है, ये यहाँ पर होगी, ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट। ये भी वीडियो प्ले हो जाएगी, एक बार मैं इसको रोकता हूँ। हाँ, तो इसके अंदर ये क्लोजर है, ये डिबगिंग है और करीइंग है, ये सब एडवांस टॉपिक्स हैं। मेमोराइजेशन है, इसमें मैं और भी वीडियोस डालूंगा, क्योंकि अभी ये एडवांस टॉपिक्स केवल इतने ही नहीं होते हैं, बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स होते हैं, वो सब कुछ हम कवर करेंगे इसमें आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन अभी के लिए मेरा फोकस है मैं ये पूरा बूट कैम्प कंप्लीट करूँ
और इसमें ही हम लोग बहुत ही एडवांस चीज़ें पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम लोग बहुत ही एडवांस चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये सब क्लोजर्स बहुत ही एडवांस चीज़ है, लेकिन हम लोग एकदम, हमने बोला था ना 0 से हीरो तक जाएंगे, तो वही है, 0 तो एकदम एडवांस है, हम लोग एकदम हायर लेवल वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं एकदम। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर कंफ्यूजिंग, वही मैं बोल रहा था, अगर कंफ्यूजिंग लगता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो को आराम से देख लो और फिर इसके बाद क्लोजर वाली वीडियो देखना, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो मैं इस फंक्शन के अंदर से मैं क्या रिटर्न करूंगा, आउटर फंक्शन से मैं रिटर्न करूंगा ये पेरेंट फंक्शन का कॉल, यानी कि इजी है वैसे, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखो क्या हुआ, हमने यहां पर कॉल किया आउटर फंक्शन, तो आउटर फंक्शन में क्या हो जाएगा, आउटर फंक्शन मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाएगा फंक्शन का कॉल, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, समझ लो ये रिमूव होके ऐसा हो जाएगा। और जब हम पेरेंट को कॉल करेंगे तो ये रिमूव होके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एट द एंड कुछ मिला के ऐसा, कुल मिला के ऐसा हो जाएगा। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और अगर हम डिबगर लगा के यहाँ पे देखते हैं, मैं यहीं पर डिबगर लगा देता हूँ और कंट्रोल आर करता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये दिखा रहा है एट द एंड यहाँ पर ऐड आएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम आउटर को कॉल करेंगे तो ये रिप्लेस होके आउटर का रिटर्न वैल्यू हो जाएगा। और आउटर का रिटर्न वैल्यू क्या है, पेरेंट है, मतलब पेरेंट का कॉल है, पूरा पेरेंट नहीं है, पेरेंट का कॉल है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, समझ लो रिमूव होके पेरेंट और फिर पैरेंथेसिस, और पेरेंट और पैरेंथेसिस का मतलब होता है ऐड। यहाँ पर अगर हवर करोगे तो इधर नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर हम हवर करेंगे तो ये वही है, एट द एंड यहाँ पे ऐड फंक्शन आ जाएगा। तो अभी कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर हम यहाँ से डिबगर हटा देते हैं, यहाँ पर आके देखते हैं तो एग्जैक्टली वैसे ही है, देखो ये एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पहले था। लेकिन अभी अगर हम एक वेरिएबल को हम इस आउटर वाले के अंदर रख देते हैं ए को, तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, रिजल्ट में या आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर हम ऐड 1 को कॉल करते हैं, अभी तो हमने कॉल करके देखा ही नहीं, अगर हम ऐड 1 को कॉल करते हैं तो देखो ये 10 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, और 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारा क्लोजर फॉर्म हो चुका है। एक्चुअल में ये जो ए वेरिएबल है वो आउटर का वेरिएबल है और बी वेरिएबल पेरेंट का वेरिएबल है, और ये दोनों फंक्शन खत्म हो चुके हैं, हमारे कॉल स्टैक से जा चुके हैं, ये एंड हो चुके हैं। लेकिन उनका जो वेरिएबल था वो स्टोर्ड है हमारे क्लोजर के फॉर्मेट में इस फंक्शन के साथ। तो अगर हम एक बार इसको एक्सपैंड करते हैं और इस स्कोप्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखो दो क्लोजर है, एक क्लोजर आउटर फंक्शन के साथ जिसके अंदर ए वेरिएबल है, और एक क्लोजर पेरेंट फंक्शन के साथ जिसके अंदर बी वेरिएबल है। तो अब ये क्लोजर को इन डेप्थ में अगर तुम्हें समझना है, जानना है, तो तुम जाके ये वाली वीडियो देख लेना जो कि अभी मैंने बताई है, शायद मैंने उसको उस टैब को क्लोज कर दिया है, बस तुम सर्च कर लेना, मिल जाएगा अनुराग सिंह प्रो कोडर क्लोजर। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाना, एडवांस जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर तुम्हें फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के हिसाब से क्लोजर्स में इतना ही, मतलब इतना हमारे लिए इनफ है, लेकिन इसके अलावा भी होता है कई चीज जो कि मैंने उस वीडियो में बताया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको एक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन रिटर्न करना आपको आ गया होगा। कैसे रिटर्न करते हैं, तो बहुत ही सिंपल होता है। ये तो हो गया, एक फंक्शन को हम डिफाइन करके रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका होता है हम फंक्शन को नाम दे ही ना, हम फंक्शन को बिना नाम दिए भी रिटर्न कर सकते हैं। बिना नाम दिए अगर ऐसे करेंगे तो एरर आएगी, लेकिन देखो हमने ये ऐड फंक्शन क्रिएट किया था, फिर ऐड को रिटर्न कर रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को सीधा यहाँ पे रख सकते हैं रिटर्न के आगे, और यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अभी एकदम सब कुछ सही रहेगा। और ये ऐड पे अगर हवर करोगे तो ये ऐड लिख के आएगा, लेकिन अभी क्योंकि हम डायरेक्टली इसको रिटर्न कर रहे हैं तो हम इसका नाम हटा सकते हैं, यहाँ पर नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर इस पर हवर करोगे तो ये देखो एनोनिमस लिख के आ रहा है, यहाँ पर हवर करने पे तो वही लिख के आ रहा है जो हमने लिखा है, लेकिन इधर एनोनिमस लिख के आ रहा है क्योंकि अब हम यहाँ से एनोनिमस फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एक एनोनिमस फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं और एक नेम्ड फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं, जो कि भी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक फंक्शन को कैसे दूसरे फंक्शन के अंदर से रिटर्न करते हैं। एक एनोनिमस फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं, एक नेम्ड फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो कि लगता है लॉन्ग कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, तो वो सब कुछ तुम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है,
जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर भी तुम पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।